नमस्ते। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजंस पर बात करेंगे, सेक्शन 10 और ऑर्डर 37। जी। और इनके बीच एक बड़ा दिलचस्प कानूनी सवाल उठता है जिस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। और हमारे पास इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। बिल्कुल। और देखिए, मुद्दा ये है कि जो सेक्शन 10 है वो कहता है कि अगर एक ही मामले पर पहले से कोई केस चल रहा है तो बाद वाले केस का ट्रायल रोक दिया जाएगा। हाँ, स्टे ऑफ सूट जिसे कहते हैं। सही। तो सवाल ये उठा कि क्या ये रोक ऑर्डर 37 के तहत फाइल किए गए समरी सूट पर भी लागू होगी, क्योंकि समरी सूट तो जल्दी न्याय के लिए होता है। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से क्विक जस्टिस और प्रोसीजरल स्टे के बीच का टकराव है। बिल्कुल, इसी बैलेंस को समझना है। तो चलिए फिर इस केस के फैक्ट्स में चलते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया। कोशिश रहेगी कि ये जो कॉम्प्लेक्स लीगल पॉइंट है इसे आसान भाषा में समझें। जी। तो मामला शुरू कैसे हुआ? इंडियन बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन पर ऑर्डर 37 के तहत एक समरी सूट फाइल किया, सूट नंबर 500 ऑफ 1992। हाँ, समरी सूट, जो कि कुछ खास तरह के क्लेम्स जैसे लिखित कॉन्ट्रैक्ट्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एक फास्टर रेमेडी है। राइट। लेकिन पेंच ये था कि फेडरेशन ने पहले ही, मतलब बैंक के सूट फाइल करने से पहले, बैंक के खिलाफ एक रेगुलर सिविल सूट फाइल कर रखा था, सूट नंबर 400 ऑफ 1992। मैटर काफी हद तक सेम था। एग्जैक्टली। और इसी पहले वाले सूट का हवाला देते हुए फेडरेशन ने कहा कि भाई, सेक्शन 10 के तहत बैंक का जो ये बाद वाला समरी सूट है इसकी प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई जाए। अच्छा, तो वो सेक्शन 10 की एप्लीकेशन मांग रहे थे समरी सूट पर। जी हाँ। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, पहले सिंगल जज के पास गया। तो सिंगल जज का क्या कहना था? सिंगल जज ने माना कि सेक्शन 10 जो है वो समरी सूट पर लागू नहीं होता। उनका तर्क था कि सेक्शन 10 में जो ट्रायल शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है एक फुल फ्लेज्ड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एविडेंस वगैरह, जो रेगुलर सूट्स में होता है। और समरी सूट की प्रक्रिया तो अलग है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर 37 की जो प्रोसीडिंग्स है, खासकर लीव टू डिफेंड स्टेज तक, वो सेक्शन 10 वाला ट्रायल नहीं है। उन्होंने फेडरेशन की सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। हाँ, उन्होंने फेडरेशन को लीव टू डिफेंड ग्रांट की, पर कुछ कंडीशंस के साथ। ओके, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फेडरेशन अपील में गई डिवीजन बेंच के पास, और डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का फैसला पलट दिया। अच्छा, उनका क्या रीजनिंग था? डिवीजन बेंच का व्यू था कि ट्रायल शब्द का अर्थ काफी वाइड है। उन्होंने कहा कि जैसे ही डिफेंडेंट अपीयर होता है और इश्यूज फ्रेम होते हैं या होने वाले होते हैं, कोर्ट मामले की सब्सटेंटिव हियरिंग में एंटर कर जाता है, और वो सब ट्रायल का ही हिस्सा है। मतलब उनके हिसाब से डिफेंडेंट के आने के बाद की सारी कार्रवाई ही ट्रायल है। हाँ, कमोबेश यही। इसलिए उन्होंने कहा कि सेक्शन 10 समरी सूट पर भी लागू होगा और बैंक का सूट रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने वो हरिश्चंद्र वर्सेस त्रिलोकी सिंह वाले केस का भी हवाला दिया। तो अब कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हो गए हैं हाई कोर्ट में। जी। इसीलिए मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने यही मुख्य सवाल था कि सेक्शन 10 में ट्रायल का सही मतलब क्या है, खासकर जब उसे ऑर्डर 37 के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कैसे सुलझाया इसे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लैरिटी से प्रिंसिपल्स ले डाउन किए। पहला, उन्होंने सेक्शन 10 का ऑब्जेक्टिव समझाया। कहा कि इसका मकसद है पैरेलल लिटिगेशन को रोकना, मतलब एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग कोर्ट्स में सुनवाई न हो और कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ना आए। हाँ, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है रेस सब जुडिस का। सही। और उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 10 एक प्रोसीजरल प्रोविजन है, ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को नहीं छीनता, और ये इंटरिम ऑर्डर्स, मतलब जो बीच में आदेश दिए जाते हैं, उन पर रोक नहीं लगाता। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सेक्शन 10 सिर्फ फाइनल हियरिंग या ट्रायल रोकता है, इंटरिम मैटर्स नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 10 में ट्रायल शब्द का इस्तेमाल उसके सबसे वाइड, मतलब सबसे व्यापक अर्थ में नहीं किया गया है। ठीक है। और फिर ऑर्डर 37 के बारे में क्या कहा? उसका तो मकसद ही स्पीडी जस्टिस है। यहीं पर कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत लागू किया। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब ये कि
जब कानून के दो प्रोविजंस में आपात टकराव दिखे तो उनको ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि दोनों का उद्देश्य, दोनों का पर्पस बना रहे, कोई एक प्रोविजन दूसरे को पूरी तरह नकारे नहीं। अच्छा, तो यहाँ सेक्शन 10 जो जनरल प्रोविजन है लिटिगेशन रोकने का, और ऑर्डर 37 जो स्पेशल प्रोविजन है स्पीडी ट्रायल का। हाँ, इन दोनों को हार्मोनाइज करना था। कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 37 का एक खास मकसद है डिफेंडेंट को अननेसेसरीली केस लंबा खींचने से रोकना, खासकर जहां क्लेम लिक्विडेटेड हो और डिफेंस शायद मजबूत ना हो। राइट। तो इस स्पेशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर 37 की प्रक्रिया को देखा। समरी सूट में क्या होता है? पहले डिफेंडेंट को सम्मन जाता है, फिर वो अपीयर होकर लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, यानी बचाव करने की इजाजत मांगता है। बिल्कुल। कोर्ट या तो वो इजाजत देता है, कंडीशनल या अनकंडीशनल, या फिर मना कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 37 के तहत असली ट्रायल तब शुरू होता है जब कोर्ट डिफेंडेंट को ये लीव टू डिफेंड ग्रांट कर देता है। ओह, तो ये है क्रेक्स, लीव टू डिफेंड ग्रांट होने के बाद ही ट्रायल शुरू माना जाएगा। जी हाँ, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, और मैं कोट करती हूँ, इन अ समरी सूट द ट्रायल रियली बिगिंस आफ्टर द कोर्ट और द जज ग्रांट्स लीव टू द डिफेंडेंट टू कंटेस्ट द सूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन पेंडिंग है, या उस पर सुनवाई हो रही है, या वो रिजेक्ट हो गई, या डिफेंडेंट ने अप्लाई ही नहीं किया। हाँ, इन सब स्टेजेस पर सेक्शन 10 की रोक लागू नहीं होगी। कोर्ट जजमेंट तक प्रोसीड कर सकता है अगर लीव टू डिफेंड नहीं मिलती है या उसकी शर्तें पूरी नहीं होती। अच्छा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के फैसले को सेटिसाइड कर दिया और सिंगल जज के ऑर्डर को बहाल रखा। और वो जो हरीश चंद्र वाले केस का जिक्र था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच का उस केस पर रिलाई करना सही नहीं था। वो केस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत था, जहां ट्रायल का मतलब अलग कॉन्टेक्स्ट में था। सीपीसी के सेक्शन 10 और ऑर्डर 37 के मामले में उसका रेलेवेंस नहीं था। समझ गया। तो इस पूरी चर्चा का, इस केस का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि सेक्शन 10 सीपीसी की जो रोक है वो ऑर्डर 37 के समरी सूट पर तब तक अप्लाई नहीं करती जब तक कोर्ट डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड यानी बचाव की अनुमति नहीं दे देता, क्योंकि असल ट्रायल वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। और ये व्याख्या ऑर्डर 37 के स्पीडी जस्टिस वाले ऑब्जेक्टिव को भी प्रोटेक्ट करती है और सेक्शन 10 के उद्देश्य का भी सम्मान करती है। एक तरह का बैलेंस्ड अप्रोच। सही कहा। ये जजमेंट दिखाता है कि कैसे प्रोसीजरल लॉज को इंटरप्रेट करते समय उनके पीछे के उद्देश्य को समझना कितना जरूरी है। हाँ, और ये भी कि ट्रायल जैसा सामान्य सा दिखने वाला शब्द भी लीगल कॉन्टेक्स्ट में कितना स्पेसिफिक मीनिंग रख सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि लीगल सिस्टम में स्पीडी जस्टिस और फेयर हियरिंग का पूरा मौका देने के बीच हमेशा एक टेंशन, एक खिंचाव बना रहता है, और कोर्ट्स को ये नाजुक संतुलन कैसे साधना चाहिए? इस पर सोचेगा जरूर।